फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 15 है, इसकी टाइमलाइन और इसके रिवीजन के तौर से क्विक रिवीजन अब हम करेंगे इस चैप्टर की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ भी आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो भी हम इस चैप्टर की डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं टाइमलाइन। 1945, ये ईयर्स तो आप याद ही रखना, अगर स्पेसिफिक डेट्स नहीं भी याद, मंथ्स और ईयर याद रखने की कोशिश करना, डेट अगर ना भी याद रहे तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आई थी। अब हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि ब्रिटेन में 1945 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई थी, क्योंकि उनके वहां जो हो रहा है वो हमारे यहाँ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए हमें ये बात याद रखनी है। और जब हमने पार्टीशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 14 में और चैप्टर 13 जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उसमें जब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की या अलग अलग जो डिस्कशंस चल रही थी कि पार्टीशन शायद ना हो, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या रोल प्ले कर रहे थे। तो इसीलिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 1945 में लेबर पार्टी पावर में आई थी। दिसंबर और जनवरी का वक्त था जब जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में। ये जनरल इलेक्शन क्यों जरूरी है जानने, क्योंकि इस टाइम में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग पावर में आई थी, जबकि इससे 10 साल पहले जब 37 में इलेक्शंस हुए थे, 37 में ही हुए थे या 35 में हुए थे, तब कांग्रेस, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी कांग्रेस पावर में आई थी। तो ये जो 10 इयर्स का गैप वाली चीज है, इसके कारण ये जनरल इलेक्शंस को जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो ये नहीं कि सारे इंडियंस ने वोट डाला था, कुछ 10 से 12% ही पॉपुलेशन थी जो इन जनरल इलेक्शंस में वोट कर रही थी। ठीक है, ये हमने चैप्टर में सब कुछ देखा है, आपको मैं बस एक क्विक ग्लैंस और रिविजन के तौर से रिवाइज करवा रही हूँ। अब 1946 में क्या हुआ, 1946 में 16 मई को कैबिनेट ने अनाउंस किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया कि हम भी इस कैबिनेट मिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है इसको एक्सेप्ट करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनी सेंटर में, पर 16 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त भी याद रखिएगा, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत ज़्यादा रायट्स हुए, खून खराबा हुआ। इस डायरेक्ट एक्शन डे ने लगभग ये फाइनलाइज कर दिया था कि पार्टीशन होना निश्चित है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन एक्सेप्ट खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी, कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो ये कह रहा था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। सब कह रहे थे कि ये काइंड ऑफ अब जरूरत है और ये अब होना जरूरी है। तो 16 अगस्त को ये जो चीज हुई, इसने जब जिन्हा ने अनाउंस किया, तब पहले इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन जब एक्चुअल में इतना ब्लड शेड हुआ तब काइंड ऑफ क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे नेगोशिएशंस कर दिए तो शायद आगे जाके ये ब्लड शेड कंटिन्यूड रहेगा। कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो नेहरू थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, ये बात ध्यान रखने वाली है। 46 में अब जो इंडियन लीडर्स थे उनकी ब्रिटिश के साथ बातचीत चल रही थी जो कि फेल हो गई थी, ये इतना ज़रूरी नहीं है याद करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन शुरू हुआ था दिसंबर में, अगर आपको 9th याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो दिसंबर 1946 याद रख लीजिएगा कि उस टाइम पे सेशन शुरू हुआ था। अब 1947 जो कि सबसे ज़रूरी ईयर है, उस टाइम में 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने डिसोल्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका अभी तक खुद मुस्लिम लीग भी हिस्सा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, इसको उन्होंने कहा इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। 16 जुलाई को लास्ट मीटिंग हुई इस इंटरिम गवर्नमेंट की। 11 अगस्त को जिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अनडिवाइडेड इंडिया की चल रही थी उस वक्त, लेकिन अब जो 11 अगस्त की बात है ये इतना ज़रूरी है नहीं हमारे लिए,
बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हो कि उस टाइम पे जिन्होंने इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट और उन्होंने वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो प्रेसिडेंट बने। फिर 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हुआ कराची वाले एरिया में। और क्योंकि हम जो इंडिया है हम मिडनाइट पे हुए हैं तो इसलिए हम तो 14 और 15 अगस्त मिडनाइट पे हम सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिपेंडेंस की करते हैं। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज से कंफ्यूज मत करना कि हम आजाद हो गए और कॉन्स्टिट्यूशन भी आज से लागू हो गया था, सब कुछ आज ही हो गया था, खत्म, फिनिश, यहाँ से अब सब हो गया। नहीं, 15 अगस्त को तो हमें सिर्फ आजादी, स्वराज मिला, इंडिपेंडेंस मिली। 1949 दिसंबर वो टाइम था जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया, और ये सिर्फ साइन हुआ था, इफेक्ट में आया जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। तो ये 3 अलग चीजें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब शुरू हुआ, दिसंबर में फाइनली साइन हुआ, नवंबर में बन के तैयार हो गया था, तो नवंबर तक बन गया था, दिसंबर में साइन हुआ है और जनवरी में इफेक्ट में आया है। तो ये अलग अलग महीने हैं, याद रखना, ताकि एग्जाम में अगर आप लिख के इनको अंडरलाइन करोगे ना तो एक एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको क्लैरिटी है इस चीज की। चाहे पूरे आंसर में आपको क्लैरिटी हो ना हो, बट इस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर ही फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना लाजमी है। अब हम एक बार पूरे चैप्टर की क्विक ग्लैंस कर लेते हैं। सबसे जरूरी पार्ट वही है डेट्स का, जो मैं एक बार फिर से आपको फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था और साइनिंग कब हुई और इफेक्ट में कब आया। ये बातें थोड़ी सी जरूरी हैं, तो यहाँ 1 मिनट के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। ठीक है, अब इसके बीच में हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, वो बात कॉन्स्टिट्यूशन वाली हमारे को जब हम बात कर रहे हैं तो हमें उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 ओके फाइन वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है, जब डिबेट्स चल रही हैं लैंग्वेज को लेके, सेंटर स्ट्रांग हो, स्टेट स्ट्रांग हो क्या नहीं हो, इन सब की जब बात चल रही है तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 ये टाइम वो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। उसके बाद ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है 1949 नवंबर में हो गया कंप्लीट, दिसंबर 1949 में साइन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं जिन्होंने डिबेट की 3 साल तक, उन्होंने फाइनली ये हमारे यहाँ इसको इतनी बड़ी सी जो बुक है उस पे ये साइन कर रहे हैं। तो ये चीज कब हो रही है, ये दिसंबर 1949 में हो रही है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये हो चुका है। 1949 में ही इसी अगले महीने ही इसकी साइनिंग हुई, और जनवरी 1950 में जब हम 26 जनवरी है उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फाइनली इफेक्ट में आया। सो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 3 साल डिबेट्स डिस्कशंस चल रही थी, बीच में हमें इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी थी। नवंबर 1949 में कंप्लीट होने के ठीक अगले महीने यानी कि दिसंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन की साइनिंग हुई, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 वाज द डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, जो कि वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारे हर कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस स्टार्टिंग के जो आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। एमसीक्यू के तौर से भी अगर आप क्यूटेट की तैयारी करोगे आगे जाके, या कि एंट्रेंस एग्जाम दोगे, या अगर लॉ लीगल लाइन में जाना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है। अगली चीज 11 सेशंस हुए थे इन टोटल, 165 डेज तक ये स्प्रेड थे जिसमें कमिटीज और सब कमिटीज बनाई गई थी। काफी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जब हमारे पास में जो 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसने हमारे देश को डिवाइड भी किया था। तो वो जो घाव था
वो बहुत क्विट इंडिया पॉपुलर मूवमेंट जो 1940 में हुई। तो हमें ये चीज ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा क्रिएट हुआ था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में ऐसी चीजें दोबारा से ना अराइज हो जहाँ पे मुस्लिम्स इंडिया में और हिंदूज और सिख पाकिस्तान में उन्होंने बहुत क्रूअल सिचुएशंस फेस की थी। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, जिन्होंने हकीकत में फेस की उन्हें पता है उनके लिए कितना मुश्किल था। सडन डेथ और अपॉर्चुनिटीज जो एक साइड पे फोर्सेबली एक लोग जो इतने ना जाने कितने सालों से रह रहे थे इस जगह पे, मुस्लिम्स को ईस्ट में और वेस्ट पाकिस्तान में मूव करना पड़ा और हिंदू और सिख को वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न हाफ ऑफ पंजाब में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था और जब वो गए तो जो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी उनका क्या होगा वो कुछ भी क्लैरिफाई करके नहीं गए थे, क्योंकि जो प्रिंस वगैरह थे उनका रिलेशंस ब्रिटिश के साथ बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए वो उस चीज को क्लैरिफाई करके नहीं गए, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल के गए, तो वो चीज क्लियर ही नहीं हो पाई थी उस वक्त तक। तो 1945 से 46 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम लीग पावर में आई और जो जनरल बाकी के एरियाज थे वहां पे कांग्रेस पावर में आई थी। तो पिछले 10 साल पहले तक जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पे भी कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ये 10 इयर्स में काफी सारी चीजें चेंज हो गई और जब मुस्लिम लीग जीती मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में तो उन्होंने अपने आप को एक सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स बोलना शुरू कर दिया था। तो लगभग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें 82% ऑफ मेंबर्स तो कांग्रेस के ही थे। हाउएवर जो कांग्रेस थी ये भी अपने आप में अलग अलग ओपिनियंस होल्ड करती थी। कोई सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, कोई लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स हुआ करती थी जिनके बाद ही कंक्लूजन पे पहुंचा जाता था। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें से 6 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें से 3 तो कांग्रेस के थे। सबसे पहले जो 3 थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, एज वेल एज उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, जिसमें सबसे ऊपर केसरी यानी कि सैफरॉन, फिर वाइट और फिर डार्क ग्रीन, इसको बिल्कुल बराबर मात्रा में होगा। ये हमारे नेशनल फ्लैग की बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी रेजोल्यूशन में। और अगर हम दूसरे की रोल्स की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे जो हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो कैसे होगा, उनको सबको यूनाइट करने का काम किया एंड बिहाइंड द बैकग्राउंड उन्होंने बहुत ही ज़रूरी रोल्स प्ले किए हैं। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का रोल प्ले किया था। इनका सबसे जरूरी काम था कि डिस्कशंस कंस्ट्रक्टिव लाइन पे होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि यार प्रेसिडेंट का क्या काम है, उनको तो बस ऊपर वाली सीट पे बैठ के सबको बोलना होता है शांत रहिए शांत रहिए। नहीं, डिस्कशन प्रॉपरली हो, एक एक जो टॉपिक है उससे भटके ना, टॉपिक के पॉइंट पे डिस्कशंस होनी चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट बी आर अम्बेडकर, वो 4th है जिन्होंने बहुत जरूरी रोल प्ले किया। ऑल्दो महात्मा गांधी पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे कांग्रेस को बी आर अम्बेडकर सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे कि हमने चैप्टर 13 जो गांधी महात्मा गांधी से रिलेटेड है उसमें हमने देखा था कि जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सोच के गए कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि वहां पे 3 और भी आ रखे थे रिप्रेजेंट करने वाले, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने, और बी आर अम्बेडकर वहां पे अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने आए हुए थे। तो इसीलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने यूनियन कैबिनेट एज अ लॉ मिनिस्टर अपने आप को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ही मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज है इस चैप्टर की भी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर तो बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने चेयरमैन भी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट भी थे,
वो पहले तो अपोज करते थे, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे वो कांग्रेस के, बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ही जॉइंड द कैबिनेट यूनियन एज लॉ मिनिस्टर, और उन्होंने चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर से भी सर्व किया। और उनको सर्व दो ऐसे अमेजिंग लॉयर्स ने किया, के एम मुंशी और अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ये गुजरात के थे और ये मद्रास के। इन दोनों ने भी बहुत क्रिटिकल इनपुट दिया जब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था। फिर 6 मेंबर्स जो गिवन असिस्टेंट थे, उनमें से 2 सिविल सर्वेंट्स थे, बी एन राव, जिन्होंने जो भी पूरे अलग अलग कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, उनको देखा, डिस्कस किया बैकग्राउंड में, उस चीज को ध्यान दिया। और एक थे चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी, इन्होंने लीगल लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज, क्लियर प्रपोजल्स को फ्रेम करने का काम किया। तो अब हो गए थे तो 300 मेंबर्स, और सबका जरूरी रोल है, सब डिस्कशन कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही जरूरी रोल प्ले किया। अब क्वेश्चन एक एमसीक्यू के तौर से आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 वो डे था जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये वो मोमेंटम रेजोल्यूशन था जिसमें डिफाइन किया गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज़ाद इंडिया, क्योंकि ये 46 में ये हो रहा है, हमें तो 47 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे काम होगा, एक सॉवरन, इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी, हर सिटीजन को बराबरी, आज़ादी, फ्रीडम, जस्टिस सब कुछ ग्रांट किया जाएगा, और इक्वालिटी होगी, चाहे वो माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड क्लास हो, ट्राइब्स हो, डिप्रेस्ड हो, अदर बैकवर्ड हो, सबको सेफ गार्ड किया जाएगा। इन सब चीज़ों पे उस वक्त बात की गई थी। 1946 में ही बात कर ली गई थी। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम किस तरीके से अपने एक्शंस को लेंगे, तो ये सब कुछ पहले ही डिस्कशंस शुरू हो चुकी थी। अब जब ये डिस्कशंस हो रही थी तो कुछ लोग थे जैसे सोमनाथ लहरी, उन्होंने बोला कि डाउट्स शो किए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये इसमें ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है, और ब्रिटिश जा रहे हैं बट अपना इन्फ्लुएंस इस इंटरिम गवर्नमेंट, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस पे छोड़ के जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने एग्री किया था कि हाँ, इसका जो जन्म हुआ है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों हुआ इस असेंबली का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ नहीं है। तो उस चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोशल रिफॉर्म्स पे भी काम किया था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया, विडो री मैरिज को सपोर्ट किया गया, और एक नेशनल मूवमेंट थी पूरी सोसाइटी में कि किस तरीके से जो पूरी सोसाइटी है वो इक्वालिटी की तरफ मूव कर सके, हर सिटीजन को बराबर के जस्टिस मिले। जो स्ट्रगल हमने आज़ादी के लिए की है वो हमने क्यों की है, कि हमें बराबरी का अधिकार मिल सके, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की है। प्रोविजनल इलेक्शंस जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1935 से जब हम आगे जाके देखेंगे तो आपको इन 10 साल में बहुत से चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये यूनिवर्सली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे वोट नहीं हुआ था। सिर्फ 10 से 15% पॉपुलेशन ही थी जो इसमें वोट डालती थी। राइट्स को डिफाइन करना, अधिकारों को, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठी थी। बी पोकर ने कहा कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपने अधिकार नहीं ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, लेकिन बाकी सब ने इसको डिसएग्री किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम्स से अलग कर देगी ये चीज़। एंड पार्टीशन ने ऑलरेडी बहुत सिविल रायट्स और वायलेंस हमें दिखा दिया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक पॉइजन है जो हमारी कंट्री में बिल्कुल एंटर नहीं होना चाहिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला। इवन बी आर अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज किया। तो सबने ये कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। इस बात के कारण गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया। कहा जाता है कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस ने एग्री किया था कि मुस्लिम लीग को वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेंटर की कोई से नहीं होगी, लेकिन आफ्टर पार्टीशन इस बात पे डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं रह गया था। तो जो भी मेंबर्स थे, इवन जो मुस्लिम मेंबर्स जैसे बेगम अजीज रसूल, उन्होंने भी बोला कि मुस्लिम्स भी सपोर्ट नहीं करते सेपरेट इलेक्टोरेट को, सारे मुस्लिम्स। उन्होंने बोला कि ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अलग कर देगी।
इसीलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। एनजी रंगा जो थे ये सोशलिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफी नहीं है, हमें माइनॉरिटी, किसान, उन सब के बारे में भी बात करनी जरूरी है। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब चीजों के बारे में हमें नहीं बता पाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने वेलकम किया कि बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया है, हमारे पास अब आइडिया है कि हम किस तरीके से आज़ादी के बाद पावर शेयर करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें और ज़्यादा चीज़ें होनी ज़रूरी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं है। कहीं कहीं पे ये बात भी उठी कि बाकी सारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो डिप्रेस क्लास है, चाहे वो विलेज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो सब फिर भी ट्राइब्स जो लोग रह रहे हैं उनसे आगे हैं। ट्राइब जो है ये माइनॉरिटी नहीं है नंबर वाइज, बहुत सारे हैं, लेकिन ये लोगों से बहुत अलग रहते हैं। ये इनको फॉरेस्ट क्लियर करने के चक्कर में अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है, इनको अपने घरों से दूर किया जा रहा है। तो इसके कारण इनको इमोशनल और फिजिकल जो डिस्टेंस अपनी ट्राइब से करना पड़ रहा है वो बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। तो हमें इनके लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ट्राइबल्स को अपने अधिकार मिलें और उनको अलग ना किया जाए। डिप्रेस क्लास को लेके भी बी आर अम्बेडकर बहुत क्लियर थे। पहले बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने भी इसको अपोज किया, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो इन्हें और अलग कर देगा, और पार्टीशन का भी उन्होंने देखा कितनी मुश्किल कंडीशन आई थी, इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने सपोर्ट किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब हमें नहीं चाहिए। बट हाँ, हमें जो इन लोगों को बाकी के सारे राइट्स, जो सोशल राइट्स थे, वो इनको दिए गए। पर नगप्पा ने बोला कि जैसे ट्राइब्स हैं, ये माइनॉरिटी नहीं है नंबर वाइज, इन अ सिमिलर वे जो डिप्रेस कास्ट है ये भी 20 से 25% है टोटल पॉपुलेशन की। तो ये कम नहीं है, लेकिन इनको एक्सेस नहीं मिला एजुकेशन का, बराबरी का। तो अगर इनको ये सब मिला होता तो ये भी बाकियों के बराबर होते। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को हटा दिया गया, लेकिन इनको रिजर्वेशन मिली, रिजर्व्ड हुए, और कोई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इरेज किया गया, और इनको डेमोक्रेसी ने उनको पब्लिकली उनको वेलकम किया। तो अब पावर ऑफ स्टेट, नेक्स्ट डिस्कशन जो ये हुई थी कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए या स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो किसी ने बोला कि सेंटर, किसी ने कहा स्टेट। स्टेट जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि सारा का सारा काम अगर सेंटर करेगी तो सेंटर ढंग से नहीं कर पाएगी, सेंटर ब्रेक कर जाएगी, इसलिए कुछ पावर्स सेंटर को, स्टेट को भी देनी चाहिए। 3 लिस्ट्स प्रिपेयर की गई थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन वो जो सेंटर, स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कंकरेंट वो जो दोनों मिलके करेंगे। जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेकेंड लिस्ट है वो तो क्लियर है, लेकिन कंकरेंट में शेयर करना पड़ता है। एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356। ये सेंटर को अधिकार देता है कि वो स्टेट की पावर को टेक ओवर कर सकती है। किसके कहने पर? गवर्नर के कहने पर। अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में सही से कार्य नहीं हो रहा है तो वो सेंटर को कह सकती हैं कि आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कीजिए। ये अधिकार आर्टिकल 356 देता है स्टेट को, सेंटर को देता है अधिकार तब जब गवर्नर कहे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसमें हर चीज को बहुत ध्यान से रखा गया। हर बहुत सारी जो डिस्कशन थी, टैक्स के बारे में भी डिवीजन हुआ था कि कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कौन से टैक्सेस पे कलेक्ट करेगी और स्टेट कौन से टैक्स पे कलेक्ट करेगी। लेकिन काफी लोगों ने कहा कि स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए, बट जो हमारे बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि सेंटर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम पूरे वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, साथ में लेके चल पाएंगे। एंड पार्टीशन भी हमारे सामने बहुत नियर ही हुआ था, तो उस वायलेंस को भी लोग भूल नहीं पा रहे थे, तो वो फ्यूचर में कभी भी ना हो, इसीलिए यूनियन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये सबने एग्री किया था। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए नेशन की, इस पे भी डिबेट हुई थी। पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तानी हमारी भाषा होनी चाहिए, सबने इसे सपोर्ट भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था इसमें हिंदी भी है और उर्दू के भी शब्द हैं, तो सब साथ में मिलके चलेंगे। बट जब पार्टीशन हुआ तो हिंदी और संस्कृताइज हो गई, और जो उर्दू थी वो और पर्शियनाइज हो गई। इसके कारण क्या हुआ, जो गैप था वो बढ़ने लग गया, तो लोगों ने अपने आप को एसोसिएट करना इस चीज से बंद कर दिया।
ऑल्दो महात्मा गांधी स्टिल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट, उन्होंने कहा, बट डिबेट शुरू हुई तो एक आरवी धोलेकर थे जिन्होंने कहा कि हिंदी हमारी भाषा होनी चाहिए। फिर कमिटीज बनाई गई, कमेटी ने डिसाइड किया था कि 15 इयर्स हम ट्रांजिशन पीरियड रखेंगे कि अभी इंग्लिश रहेगी बट 15 साल में धीरे धीरे हम हिंदी की तरफ मूव कर जाएंगे। ऑल्दो वो हुआ नहीं, और रीजन्स जो हैं वो अपनी रीजनल काम के लिए, अपने जो एरिया में काम है वो उसके लिए अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया हिंदी को, कुछ ने कहा कि नहीं हिंदी नहीं होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी जो थी उसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार मिला है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो कुछ ने सपोर्ट किया जैसे आरवी धोलेकर ने, पर कुछ ने अपोज भी किया। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी जब हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे तो हमने एग्री किया, लेकिन हिंदुस्तानी अब उसमें से उर्दू और रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स हटा दिए गए हैं, तो हम अब इसको सपोर्ट नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हैं वो सबसे पहला है कि सबको अधिकार मिला वोट का। बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, इनमें भी लोगों को एक्चुअल में अपने अधिकार के लिए बहुत वक्त तक लड़ना पड़ा। सबसे पहले अधिकार सिर्फ मेन को मिला था जिनके पास जमीन थी, उसके बाद उनको मिला जिनके पास वोट, जिनके पास एजुकेशन थी, और जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास किसान थे उनको तो लड़ाई करनी पड़ी, उनको एक स्ट्रगल लड़नी पड़ी वोट के लिए, और वुमेन को भी बहुत स्ट्रगल करनी ही पड़ी। पर हमारी कंट्री में सबको एक ही टाइम पे बराबर का अधिकार दे दिया गया। दूसरा था हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के होते हुए भी, सब साथ में होते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, रिजर्वेशन दी गई, बट सेक्युलरिज्म, हम सब साथ में चल सके। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 12th के पॉइंट से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लॉ लाइन में जाना है, सबके पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर और एजुकेशन का अधिकार आर्टिकल 29 और 30, राइट टू इक्वालिटी 14, 16, 17, हर रिलीजन को बराबर का अधिकार दिया। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट के जो स्कूल्स हैं या जो स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनमें वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। इस चीज़ को प्रॉपरली बैन किया गया और ये आज भी कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। हर सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, बैन किया गया अनटचेबिलिटी को, फैमिली लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। तो हमें इन कंक्लूजन हमें ये देखने को मिलता है कि जो अलग अलग लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने अपने ओपिनियन रखे, उससे एक ओपन माइंडसेट से एक कंक्लूजन जो हम पहुंचे वो हमें बहुत अमेजिंग सा कॉन्स्टिट्यूशन दे के गया, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और जो हम आज भी फॉलो करते हैं और हमेशा फॉलो करते रहेंगे। तो वो डिबेट्स जो 3 साल तक हुई वो बहुत ज़रूरी थी और उन्होंने एक बहुत अच्छा आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दिया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही आपकी पूरी हिस्ट्री की बुक के डिटेल एक्सप्लेनेशंस खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मेरी हिस्ट्री के क्लास 12th की डिस्कशन खत्म हो गई है, तो अब मुझे इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट की बनाऊँ जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।